हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीडर्स में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फॉर 10th क्लास। तो हमारे वे सभी साथी जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनको अच्छे से करके जाए ताकि आपको एग्जाम बोर्ड में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हुआ है हमें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इसके सर्किट के बेसिस पे हमें क्या देने हैं, इसके आंसर देने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट की और यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन है पॉइंट ए टू बी तक। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और बी टू सी के लिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है जो कि किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। और हमारे ए टू बी के भी किसमें है, सीरीज में है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए से लेकर बी, ठीक है, पॉइंट ए से बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसे हम मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3। तो हमारे पास क्या निकालना है, पहले का हम पॉइंट का सवाल यहीं पे हल कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो इसे लिख लेते हैं आर टोटल आर ए टू बी। तो इसके लिए हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है हमारे पास 4 ओम, 6 ओम प्लस 16 ओम, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे 6 4 10 और 10 और 16 कितना हो जाएगा 26 ओम। तो हमारे पास जो R ऑफ ए बी है वो कितना आ गया 26 ओम, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 26 ओम। तो हमारे पास आर ए टू बी इज इक्वल टू 26 ओम। तो पहले का आंसर ये हो जाता है। सेकंड का देखते हैं। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है बी टू सी, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसे है, यहाँ पर कनेक्शन क्या थे, यहाँ पर कनेक्शन थे सीरीज में, ठीक है। और सेकंड केस में हमारे पास जो कनेक्शन है वो किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल जिसे क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। और यहाँ पर कौन सा था, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर आर ऑफ बी सी। आर बी सी के लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं R4, इसे मान लेते हैं R5, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास ठीक है 1/R ऑफ बी सी, क्योंकि कनेक्शन हमारा किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। इसलिए 1/R बी सी इज टू 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R4 कितना है 8 प्लस 1/8, तो कितना हो जाएगा 8, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/8। तो काटेंगे कितना जाएगा 1/4। तो 1/R बी सी। तो हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है 1/R बी सी कितना आ गया 1/4। तो इसको सीधा करेंगे तो आर ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास सेकंड का भी आंसर आ जाता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ऑफ, ठीक है, इसका आ जाता है हमारे पास आर ऑफ बी सी आ जाता है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। हमारे पास ये पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए करते हैं थर्ड पार्ट जो कि है सी। कैलकुलेट द करंट ड्रॉ द फॉलोइंग बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट निकालना है सर्किट में कितना है जब हमारी की क्या हो जाती है, क्लोज। सी पार्ट है हमारा, हमारे पास आई कैलकुलेट करना है जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 6 वोल्ट का, और आर हमारे पास टोटल कितना है, आर टोटल हम निकालेंगे तो आर ऑफ ए बी प्लस आर ऑफ बी सी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि मींस हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वो कितना दिया हुआ है 6 ओम, और आर हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आर ऑफ ए बी, और ये क्या हो जाएगा टोटल आर ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आर टोटल हो जाएगा, आर ऑफ ए बी कितना है 26 ओम और ये कितना है 4 ओम। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 30 ओम, ठीक है।
इस प्रकार से आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इसका फॉर्मूला अच्छा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। तो I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। तो V कितना है हमारे पास 6 और R कितना है 30, तो 6 बन जा 6 5 जा, तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 को 5 से डिवाइड दोगे तो 0.2 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल करंट कितना आ जाता है 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास I इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉइंट। इन द अबव सर्किट द रेजिस्टेंस 16 रेसिस्टर और द पैरेलल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर, विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे 16 जो 16 हमारे पास ओम रेजिस्टेंस है और हमारे पास 2 रेसिस्टर जो पैरेलल में कनेक्ट है, किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो आइए दोनों का चेक कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 ओम रेसिस्टर, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके लिए I कितना है हमारे पास 0.2 एम्पियर और R कितना लेंगे हम 16 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। तो I हमारे पास है 0.2 और ये है हमारे पास 16, तो कितना हो जाएगा 3.2 वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड केस है इसी के अंदर, ये सी का केस है, ठीक है। इसी के अंदर सी का है हमारा दूसरा केस में हमें क्या बताना है, हाँ 8 किसके पैरेलल के केस में, जो दो हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ BC, ठीक है। और BC का कितना आया था हमारे पास रेजिस्टेंस टोटल 4 ओम, ठीक है। ये BC के अक्रॉस बताना है। तो हमारे पास V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ठीक है। BC तो V इक्वल्स टू I हमारे पास 0.2 है और BC कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो हमारे पास 16 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं मोर पोटेंशियल अक्रॉस 16 ओम रेसिस्टर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, दोनों स्लाइड का, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्टेड मोस्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन आवर डेली लाइफ वी यूज 2 टाइप्स ऑफ मिरर। हम प्लेन मिरर भी यूज करते हैं, स्फेरिकल भी, और स्फेरिकल मिरर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से आप सभी जानते हैं, एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, जिसकी पॉलिश बाहर की साइड होती है। ये होता है हमारा पोल, ये होता है अपर्चर, यहाँ पर हमारे पास फोकस पॉइंट और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारे पास जिसकी पॉलिश अंदर की साइड होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स उत्तल दर्पण। ये यहाँ पर फोकस पॉइंट और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर P एंड अपर्चर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 2 टाइप्स के क्या होते हैं मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे क्या बोला गया है, द रिफ्रैक्टेड सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड। जो अंदर की तरफ इनवर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। इनर सरफेस व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस। तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। हमारे पास 2 प्रकार के मिरर हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या डिफाइन करना है, पहले मैं बताना है इसकी डेफिनेशन।
कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इट इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passes through the pole and center of curvature, center of curvature of a mirror, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कोई मिरर है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हमारे पास फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर पोल। अगर कोई पैरेलल लाइन आती है और इस तरीके से वो फोकस से होके जाती है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है इमेज की, वो हमारे पास फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एफ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एफ। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 10, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी हो जाती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी आपकी 20, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बी पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है आपका। अब बढ़ते हैं सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बताने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, v, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मिरर है, मिरर मींस दर्पण, कौन सा है, कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे क्या बोलते हैं, बिंब दूरी, बिंब दूरी u हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या होती है हमेशा नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और हमें फोकस दूरी क्या दी हुई है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी मींस f, f कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपको बता दें यदि हमारे पास f पॉजिटिव कब होगी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल के केस में, उत्तल लेंस हो या मिरर हो, ठीक है, उत्तल लेंस हो या मिरर हो, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, वाइल जबकि f नेगेटिव कब होगी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल, अवतल दर्पण हो या लेंस हो तो उसमें फोकस दूरी क्या लेते हैं हम नेगेटिव, लेकिन हमारे पास मिरर कौन सा दिया हुआ है कॉन्वेक्स, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी पॉजिटिव। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है v, तो v कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दर्पण फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमें क्या कैलकुलेट करना है v, तो v को ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस
1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 और 15 से 2 टाइम्स जाएगा ये, और 10 से 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 5 अपॉन 30, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +6 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वेव हमारा क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो इस प्रकार से इसका जो सी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा और का सी पार्ट। आपको एग्जाम में केवल एक पार्ट करना है, या तो सी का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। करते हैं ए मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिश। इसमें क्या बनानी है हमें, वर्चुअल एंड डिमनिश इमेज बनानी है। ठीक है, उसका क्या बनाना है हमें, रे डायग्राम। ठीक है, तो बनाते हैं इसका रे डायग्राम। स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम, और का सी पार्ट। यहां पर जो हम मिरर है क्या लेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमनिश भी बनानी है, इसलिए पोल यहाँ हो जाएगा हमारा एफ, यहाँ हो जाएगा सी। अगर सी से परे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो प्रिंसिपल के पैरेलल के एक्सिस जाएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर एफ है तो ये इसके इस तरह होके जाएगा, और यहाँ पर क्या है सी, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट तरह सी से होते हुआ जाएगा। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास ए बी है, ए बी है, ठीक है, तो ये क्या होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज है, इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, डिमनिश्ड, मीन्स अत्यधिक अत्यधिक छोटा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में यानी उत्तल दर्पण के केस में जो नेचर होता है वो क्या होता है, यानी प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी तथा सीधी, आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। तो इस प्रकार से हमारा सी पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये हमारा और का सी पार्ट है, और ये हमारा बी सी का पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर ए बी एंड सी एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारे पास 3 केस दिए हुए हैं जिनमें मिरर ए बी सी है, और यहाँ पर जो मिरर दिया हुआ है वो हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें इनको कैलकुलेट करना है, उसके बाद इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इमेज बना लेते हैं। ठीक है, पहला केस हमारे पास केस फर्स्ट है। ठीक है, जिसमें मिरर है हमारा, मिरर है हमारे पास कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। पहले केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ एफ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स यू। ठीक है,
देख लेते हैं कितनी है। 20 फोकल लेंथ है और 45 ऑब्जर्व डिस्टेंस है, 45 सेंटीमीटर, और ये है आपकी 20। ठीक है, 20 45। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस सेकंड। ठीक है, बी में फोकल लेंथ है हमारे पास 15 एंड 30, 15 सेंटीमीटर, और यू है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, केस थर्ड है हमारे पास सी, के अंदर है हमारे पास 30 एंड 20। एफ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 एंड 20। आइए सबसे पहले इनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर आपको पता है इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास एम एन अपर्चर। ठीक है, पोल से कुछ दूरी पर हमारा होता है एफ, जिसे फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे होता है सी। आपको पता है जितनी दूरी पर फोकल लेंथ है उतनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, किससे? फोकस से, और टोटल होता है डबल एफ। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20। तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 20। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? आर हो गई 40। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है? 45 पर, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सी से परे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, यानी कि बिम। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये ए बी है तो यहाँ से कोई रे अगर पास होती है, ठीक है, तो वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, और वो कहाँ पे इंसिडेंट होती है? फोकस से होती जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? ये करेंगे हमारे पास जो पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या होगी? बिटवीन एफ एंड सी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? एफ और सी के बीच में। ठीक है, एफ एंड सी के बीच में, पहला पॉइंट। दूसरा, साइज क्या होगा? इसका साइज छोटा होगा, स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल, यानी छोटा। ठीक है, नेचर क्या होगा इसका? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड नहीं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो ये केस कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं सेकंड केस। अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एफ है और यहाँ पर हमारे पास सी है। अगर एफ हमारे पास 15 है तो ये भी 15 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगी? 30। तो हमारे पास यू का है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? सी पे, तो सी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सी से होता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? सी पर। ठीक है, कहाँ पर? सी पर। तो हमारे पास दोनों क्या होंगे? ये पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या होगी? एट सी। दूसरा, हमारे पास साइज क्या होगा? सेम साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा? सेम। तीसरा, हमारे पास नेचर क्या होगा इसका? नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास सी है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है? 30। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 30। टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 60। कितनी हो जाएगी? 60। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 20, यानी कि एफ से पहले ही रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमारे पास कोई रेज आती है इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा? फोकस से होती हुई इस तरह से टकरा के ऐसे जाएगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस तरीके से। तो ये कभी भी इधर नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये क्या होंगी? अगर इसका हम इमेज बनाते हैं तो ये इस
तरीके से इमेज बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी तो हो जाएगी ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पर पहला पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। साइज क्या होगा, लार्ज एंड लार्ज, अत्यधिक बड़ा। ठीक है। तीसरा नेचर क्या होगा, नेचर होगा हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। इस प्रकार से ये तीनों केस कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द अबव केस द मिरर विल बी ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो डिमिनिश्ड इमेज हमारी किस में बनेगी। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ डिमिनिश्ड इमेज हमारी किस में बनेगी, हाँ यहाँ पर है स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल, और यहाँ पे है रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगी डिमिनिश्ड, क्या है साइज एंड लार्ज है सेम है, तो डिमिनिश्ड केस यहीं पे बनेगा। ठीक है। ठीक है। स्मॉल केस में क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटा। ठीक है। इसमें केस ए में। ठीक है। तो यहाँ पर और जस्टिफाई करने के लिए आप इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले केस का आंसर क्या हो जाता है, ए का यही आंसर हो जाता है, किसमें केस ए। तो इसका आंसर हम यही लिख सकते हैं। ठीक है। केस, केस फर्स्ट, और मिरर कौन सा है, मिरर ए। ठीक है। पहले का आंसर हो जाता है ये। सेकंड है हमारे पास, लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस। ठीक है। इस केस में जो प्रॉपर्टी है, लिस्ट टू प्रॉपर्टी, तो इसकी दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम। ठीक है। इसकी दो प्रॉपर्टी कोई सी भी लिख सकते हैं। दो प्रॉपर्टी, आप पहली प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, और तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी। तो तीनों प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, डिमिनिश्ड, छोटा। दूसरा लिख सकते हैं हम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास थर्ड केस, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइज इमेज फॉर्म ए मिरर सी। तो सी का हमारे पास नेचर कैसा है, सी का नेचर देख लेते हैं। सी का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सी का हमारे पास नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीन्स आभासी तथा, आभासी तथा सीधा। ठीक है। और उस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। आगे है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। आइए इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास दो केस दिए हुए हैं, डिस्टेंस इसमें ऐड कर लेते, और का थर्ड पार्ट, u हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और f हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट b के केस में, अच्छा b केस में हमसे पूछा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पोल कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है कॉनकेव, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मिरर कौन सा है कॉनकेव, और कॉनकेव के केस में हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं नेगेटिव, और हमारे पास u क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारे क्या निकालना है b,
क्या निकालना है हमें, V। ठीक है, तो हम लेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/u। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f कितना है, 1 माइनस के 12 माइनस 1/18। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 12 प्लस 1/18। तो 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 18 36 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 3 जा माइनस के 3 और प्लस के 18 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/36। तो सही करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, -36। तो इमेज क्या होगी इसकी, तो हमसे क्या पूछा गया, पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम फॉर्म्ड इन दिस केस। तो इस केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर से पीछे ही बनेगी। ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बिम की तरफ। ठीक है, तो हमारा जिस साइड में इमेज होगी, सॉरी हाँ इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उस साइड में उसकी क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पार्ट ये रहा, ठीक है, ये और का थर्ड पार्ट, और ये आपका ABC तीनों ही केस, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Yes, when electric current flow in the purely resistive circuit, electric energy gets fully converted into heat energy. The amount of heat produced, हमारे पास जो केस है टोटल, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आई, यानी आई स्क्वायर इंटू द रेजिस्टेंस आर इंटू द कंडक्टेंस एंड द टाइम। यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम। तो हमारे पास ये क्या है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का तापन नियम। ठीक है, जूल का तापन नियम। तो इलेक्ट्रिक करंट आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टी बतानी है, तो आप यहाँ पर पहला ए केस लिख सकते हैं। फर्स्ट इज हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला कोई पॉइंट हमारा लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टिविटी है वो हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बी पार्ट है हमारे पास, इसकी 2 प्रॉपर्टी। पहली है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। ये किसकी है, फ्यूज की, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की है, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बी पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम द प्रिंसिपल इन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। एंड आगे क्या है, एक्सप्लेन हाउ फ्यूज वायर कैपेबल सेविंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज ड्यू टू द
एक्सीडेंटल प्रोड्यूस हाई करंट। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सी पॉइंट है इसका। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो कौन सा है? वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन नियम, तापन नियम। ठीक है, और हम आपको बता दें फ्यूज कैसे वर्क करता है। फ्यूज के अंदर एक थिन वायर होता है जिसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो जैसे ही अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ओवरलोड, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है घर के अंदर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस्ड हाई, हाई करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जो थिन वायर है ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद जो ये फ्यूज है ये उड़ जाएगा। और फ्यूज उड़ने के बाद ही जो हमारे एप्लियंस हैं घर के अंदर, जो भी डिवाइसेस है वो क्या रहेंगी? सेफ रहेंगी। जो डिवाइस है वो क्या रहेंगी? सेफ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूज होता है, फ्यूज होता है उसके अंदर एक थिन वायर होता है, उसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। क्या होता है? लो। और उसमें शॉर्ट सर्किट, अगर घर के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड है तो उसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और उस केस में ये जो थिन वायर है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ब्रेक होने से ही सारी डिवाइस बच जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। आगे है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना। हमारे पास पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? What if the potential difference between the two terminal is heater is इतना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। फाइंड द करंट फ्लो इन द सर्किट, व्हाट हैपन व्हेन द इलेक्ट्रिक रेटिंग 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आप सभी जानते हैं V इक्वल्स टू क्या आता है? वो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू VI। और अगर हमें I निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन V। I निकालने के लिए P की वैल्यू कितनी है? 1100, और V कितना है हमारे पास? 220। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा, तो हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ गई? आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आगे है व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर कंसंट्रेटेड इन दिस केस। अच्छा, अगर हमारे पास 5 एम्पियर का करंट फ्लो तक का इसमें कोई क्या है? डिवाइस है, फ्यूज है। तो अगर यहाँ पर करंट यानी करंट हमारा अगर इंक्रीज होता है 5 एम्पियर से ज्यादा, तो क्या होगा? वहां पर जो फ्यूज है, वो फ्यूज है क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वहां पर जितनी भी डिवाइस है वो सेफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बाद साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन डोमेस्टिक सर्किट लाइव एलईडी बल्ब आर अरेंज एंड शो इन फिगर। हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर अरेंज है। तो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर 220 वोल्ट की कितनी है? 220 वोल्ट की सप्लाई है। द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब मार्क इन द सर्किट डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अगर की यहाँ पर क्या है? की वन और की टू। तो हमारे पास पहला है ये की वन, ठीक है, और ये क्या है? की टू। की वन और की टू, ठीक है, या आप की वन और की टू कर लेना। टू पूंजी की वन तथा की टू, इस प्रकार से। तो पहला है की वन इज क्लोज। अगर हम की वन को क्लोज कर दें, अगर हम इसको क्लोज कर दें, तो हमारे पास जो ये वाला सर्किट है ये क्या हो जाता है? बंद हो जाएगा। तो हमारे पास पहले में केस में क्या होगा? क्या होगा? बल्ब ए
बल्ब ए इज ग्लो, बल्ब ए इज ग्लो। ठीक है, अगर हम की एक को बंद कर देते हैं तो यहाँ से जो यहाँ पे करंट सप्लाई है यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ओनली हमारा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, ए वाला। ठीक है, पहले का आंसर हो जाता है ये। सेकंड है की टू क्लोज। अगर हम इस बार सेकंड केस में अगर हम की टू को क्लोज कर दें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम अब हमारे पास कौन से बल्ब ग्लो करेंगे, तीनों ही, बी सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब बी सी डी एंड ई इज ग्लो। ठीक है, हाँ ग्लो। तो हमारे पास ये बल्ब ग्लो करने स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट ड्रोन बाय द बल्ब बी। अच्छा, बल्ब बी के अक्रॉस हमें क्या बताना है, करंट बताना है। तो यहाँ पर बल्ब बी के अक्रॉस बताना है, हमारे पास बी पॉइंट है इसका, अक्रॉस बल्ब बी। तो हमारे पास बल्ब बी के अक्रॉस देख लेते हैं। अच्छा, बल्ब बी के अक्रॉस पहली कंडीशन में हमारे पास, अच्छा बी इस वाले केस में, ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है हमें, फाइंड द करंट बिटवीन द बल्ब। तो हमें यहाँ पे करंट बताना है। तो हमारे पास बल्ब बी के पास कितना है, 11 वॉट का पावर है और वोल्टेज कितना है, 55। ठीक है, तो हमारे पास पी कितना है, पी है हमारे पास 11 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 55 वोल्ट। ठीक है, तो हमें करंट बताना, तो आई, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, P इज टू वी आई। तो आई कैलकुलेट करेंगे तो उसके हो जाएगा P अपॉन V, और P कितना है हमारे पास 11 और V कितना है 55। तो 11 5 12.5, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 0.2 एम्पियर। तो हमारे पास जो बल्ब ए है इसके पास करंट कितना हो जाता है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, पहले केस के पास। आगे क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। बल्ब बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो वी कितना है हमारे पास 55 वोल्ट, और करंट कितना है हमारे पास 0.2। तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, कितना हो जाएगा 55 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 275 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 275 ओम। तो हमारे पास सी का पहला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब बी सी डी। अच्छा, आप सिर्फ सभी देख सकते हैं, अगर हमारे पास पहले का रेजिस्टेंस अगर इसका आया है 275, तो इसका भी 275 होगा, इसका भी 275 होगा और इसका भी 275 होगा, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सभी का जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, और सभी का वॉट क्या है, सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। तो इसका हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। आर टोटल हो जाएगा हमारे पास 275 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 275, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 5.5 हाँ 1011, तो ये हो जाएगा 1100 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10 15 20 7 30 की 035। ठीक है, ये आंसर हो जाता है हमारे पास सी का कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, और का सी पास। What would happen to glow of the all the bulb is in the circuit when key1 to key2 both are closed and the bulb sees suddenly get fused? Give reason to justify your answer। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिपथ में सभी बल्बों की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब कुंजी A1 तथा key2 दोनों बंद हो जाएं, तो बल्ब सी अचानक फ्यूज हो जाता है। अपने उत्तर की देखिए, अगर हमारे पास की फर्स्ट और सेकंड दोनों में से ही क्या हो जाता है, बंद कर दें, तो क्या होगा हमारे पास, ऑल बल्ब ग्लो करेंगे इस केस में। ठीक है, ऑल बल्ब आर ग्लो।
सभी बल्ब ग्लो करेंगे। लेकिन अगर इसमें से बल्ब सी क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूज। बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड, तो हमारे पास उस केस में व्हेन बल्ब सी इज फ्यूज्ड देन ओनली बल्ब ए इज ग्लो। ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ही की ऑन कर दी जाए, बंद कर दी जाए, तो हमारे पास ऑल बल्ब ग्लो करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमारे पास जो सी बल्ब है ये क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी ये पूरी सीरीज बंद हो जाएगी और केवल हमारे पास बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, ए। तो इस प्रकार से इसका लास्ट का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है।